हेलो स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक तर्क दोष का भाग दूसरा, इनफॉर्मल फैलेसीज। पूर्व के व्याख्यान में अनौपचारिक तर्क दोष को पढ़ते हुए हमने ये समझा था कि अनौपचारिक तर्क दोष दो प्रकार के होते हैं, एक आकारगत दोष या फॉर्मल फैलेसीज और दूसरा वस्तुगत दोष या इनफॉर्मल फैलेसीज। इस इनफॉर्मल फैलेसी को फिर दो भागों में विभक्त किया था, प्रासंगिकत्व दोष और संदिग्धार्थक दोष। पिछले व्याख्यान में हम संदिग्धार्थक दोष के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम इस व्याख्यान में प्रासंगिकत्व दोष के प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रासंगिकत्व तर्क दोष क्या होते हैं, यदि इसके बारे में जानें तो प्रासंगिकत्व तर्क दोष ऐसी युक्तियां हैं जिनमें वे सभी परिस्थितियां समान हैं, जिनमें आधार वाक्य अपने निष्कर्षों के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक है और उसकी सत्यता को प्रतिष्ठापित करने में, उसको एस्टैब्लिश करने में असमर्थ है। अप्रासंगिकत्व के में आधार वाक्य प्रायः मनोवैज्ञानिक रूप से निष्कर्ष से जुड़े होते हैं, परंतु वास्तविकता में उनका उससे संबंध नहीं होता है। इसको बहुत सरल शब्दों में यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसमें यह बात कही गई है कि कोई भी, जब हम सामान्य जीवन में कोई तर्क करते हैं, जब कोई बातचीत करते हैं, तो हम ऐसे कुछ कथन हमारे आधार वाक्य के रूप में ले लेते हैं जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष देते हैं। और ये निष्कर्ष ज़्यादातर गलत होते हैं, क्योंकि जिन आधार पर हम उस निष्कर्ष को, मान लीजिए किसी व्यक्ति के चरित्र के विषय में कोई बात कही जा रही है और उस चरित्र के विषय के जो आधार वाक्य हैं वो इस तरीके के हैं जो उससे उसके उस चरित्र का बखान नहीं कर सकते हैं, तो वह एक निष्कर्ष और आधार वाक्यों के बीच में अप्रासंगिकता को शो करता है, एक इररेलेवेंस शो करता है, यानी एक इररेलेवेंट कंक्लूजन वहाँ विड्रॉ हो रहा होता है। ऐसे में हम ये मान लेते हैं कि ये वाक्य सही है, परंतु दरअसल तथ्यात्मक रूप से वह निष्कर्ष सही नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर इस तरीके की जुड़ाव होते हैं कि वो निष्कर्ष हमें सत्य प्रतीत होता है। प्रासंगिकत्व दोष के अनेक प्रकार हैं, एक एक करके हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। पहला है अज्ञान मूलक युक्ति। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब हम कहते हैं कि कोई तर्क वाक्य केवल इस आधार पर सत्य है कि उसे कोई असत्य प्रमाणित नहीं कर सकता, या तो फिर वह इसलिए असत्य है क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति के या किसी के भी द्वारा उसको सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम इसलिए सत्य मान लेते हैं क्योंकि उसको अब तक असत्य सिद्ध नहीं किया गया। इसका बहुत प्रचलित सा, जल्दी से समझ में आने वाला उदाहरण भूत का अस्तित्व है। बहुत सारे लोग भूत के अस्तित्व को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अब तक उसके नहीं होने को कोई सिद्ध नहीं कर पाया। या तो जो लोग भूत की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं वो भूत को नहीं मानते हैं क्योंकि अब तक उसके होने की सत्ता को कोई स्थापित नहीं कर पाया है। तो अज्ञान मूलक युक्ति में यह दोष तब उत्पन्न होता है, हम मान लेते हैं कि यह बात सत्य है क्योंकि सदियों से वो बात हम सुनते चले आ रहे हैं, पर उसको कभी सत्यापित नहीं किया, या कोई बात बार बार बोली जा रही है परंतु वो कभी सत्यापित नहीं हुई, इसलिए हम उस अज्ञानता में उस युक्ति को सत्य या असत्य मान लेते हैं। श्रद्धा मूलक युक्ति, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। किसी कठिन या जटिल प्रश्न के बारे में जब कोई जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए किसी विशेष ख्यात नाम, यानी बहुत फेमस व्यक्ति के निर्णय के जरिए उसका मार्गदर्शन किया जाता है, तो कोई बात नहीं है। यानी अथॉरिटी का मतलब होता है अपने विषय का विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ, जिसने उस क्षेत्र विशेष में
बहुत कार्य किया हुआ है और उस विषय के बारे में उसकी गूढ़तम जानकारी है, जब वो किसी उस विषय से संबंधित जटिल प्रश्न का उत्तर देता है तो वह सभी को स्वीकार्य होता है। परंतु दोष कब उत्पन्न होने लग जाता है? जब इसके विपरीत होता है। अक्सर ही आप्तवचन मतलब किसी के द्वारा, किसी अथॉरिटी, किसी ख्यातनाम विशेषज्ञ के द्वारा बोले गए शब्द आप्तवचन कहलाते हैं। किसी आप्तवचन किसी प्राधिकारिक सत्ता के द्वारा कहे गए कथनों के आधार पर किसी निष्कर्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जब कोई उपयोग किया जाता है उनके कथनों का, उनकी बातों का, तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। परंतु यह दोष कब उत्पन्न हो जाता है? जब ऐसे मामलों में किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ किसी अन्य क्षेत्र के विषय में विशेषज्ञता के साथ में निर्णय रखता है। वह व्यक्ति तो विशेषज्ञ है, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र का ख्यातनाम प्रसिद्ध व्यक्ति है, परंतु वह किसी अन्य क्षेत्र के विषय में उतनी अधिक गूढ़तम या गहन जानकारी नहीं रखता है, और जब उसके बारे में वह निर्णय यानी कथन या बात कहता है तो फिर उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा अक्सर टीवी पर देखने वाले विज्ञापनों में भी मिलता है। जब किसी एक खास ब्रांड की ऑटोमोबाइल, चाहे कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, उसको चलाने का आग्रह एक ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है जिसका उस ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, पर हम उसकी प्रसिद्धि से प्रभावित हैं। हम उसको किसी अन्य क्षेत्र में, मान लीजिए क्रिकेट का कोई बड़ा खिलाड़ी है जो उस विज्ञापन का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्योंकि हमारी क्रिकेट में रुचि है, क्योंकि हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उसमें हमारा जो है जुड़ाव है, और उसके साथ ही उस क्रिकेट खेल से जुड़े उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी श्रद्धा है, तो वह जो भी कहता है हम उसको सही मानते हुए उसके द्वारा कही गई बात को सही मान लेते हैं, जबकि क्रिकेट का ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इसी तरीके से बहुत सारे फिल्मी सितारे या अपने क्षेत्र के जो प्रसिद्ध लोग होते हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें हमको कहते हैं जिनका हम श्रद्धापूर्वक अंधभक्ति के साथ पालन करते हैं। जहाँ कहीं भी किसी तर्क वाक्य की सत्यता का समर्थन उस प्राधिकार के आधार पर किया जाता है जिसका उस क्षेत्र में कोई विशेष सामर्थ्य है परंतु अन्य क्षेत्र में नहीं है, तब अनुचित प्राधिकार की अपील एक तर्क दोष है, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसे श्रद्धा मूलक तर्क कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी एक क्षेत्र का व्यक्ति अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान में गहनता या गूढ़ता रखता है, वह उस क्षेत्र का महारथी है और वह उस क्षेत्र के विषय में कोई बात कहता है, तो वह हमारे लिए आप्तवचन या अथॉरिटी होता है, मानने योग्य होता है। परंतु किसी अन्य क्षेत्र का व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र में बहुत नाम है, परंतु वह अपने उस क्षेत्र में नाम के प्रभाव का इस्तेमाल करके अन्य किसी चीज़ के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है, तो वह श्रद्धामूलक युक्ति कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस कार्य को हम श्रद्धावश कर रहे हैं। लोकोत्तेजक युक्ति, द अपील टू इमोशंस, नाम से ही पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी बात को तर्क के आधार पर ना मनवाकर व्यक्ति के लोगों के मन के अंदर जो इमोशंस हैं, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको जागृत करके और वह अपनी बात को मनवाता है, तो वह लोकोत्तेजक युक्ति कहलाती है। सामान्यतः ये तर्क इतने दोषपूर्ण होते हैं कि इन्हें स्पष्ट तौर पर बिना अधिक स्पष्टीकरण के समझा जा सकता है। इस प्रकार की युक्ति में श्रोता और पाठक की भावनाओं या धारणाओं को झुठलाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना विशेष के प्रति व्यक्ति की भावनाएं कुछ होती हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई दुर्घटना घट गई, व्यक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि भी था, परंतु उसके बावजूद भी
जो प्रभावित व्यक्ति है वो उस घटना को इस तरीके से पेश करता है कि प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद भी उसकी भावनाओं को उजागर करके कि यह एक समुदाय विशेष से संबंधित है, या तो ये एक धर्म विशेष से संबंधित है, या तो एक समुदाय जाति विशेष से संबंधित है, इस तरीके से उसकी भावनाओं को उत्तेजित करके और उस घटना की वास्तविकता से उसको अलग रखा जाता है। तो लोक उत्तेजक युक्ति भावना की अपील, यानी यह लोगों में संवेगात्मक अपील करने के प्रयास की युक्ति में देखा जाता है। ये इतना दोषपूर्ण है क्योंकि यह वैध और यथार्थ युक्ति प्रस्तुत करने के स्थान पर अभिव्यक्तात्मक भाषा यानी संवेगों की अभिव्यक्ति, उत्साह, उत्तेजना, घृणा, क्रोध ये आदि उत्पन्न करके और मन इच्छित उससे निष्कर्ष या मन इच्छित कार्य करवाने में सफल रहते हैं। जर्मनी के जो नेता एडोल्फ हिटलर थे, बहुत नाम था उनका, और सभी जानते हैं कि वो एक क्रूर नेता थे। उनने जितने भी क्रूरतम कृत्य किए, उन कृत्यों को वह जस्टिफाई करने की कोशिश करता था कि वह अपनी देश के लिए कर रहा है, अपनी देशभक्ति को सिद्ध करने के लिए कर रहा है, और ऐसा करके वो अपने देश के लोगों में उन्माद भर देता था कि उस उन्माद का सहारा लेके, देशभक्ति का बहाना करके वह सभी अपने गलत और क्रूरतम कृत्यों को सही ठहराने का प्रयास करता था। और जैसा कि हमने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स हैं, विज्ञापन हैं जो हम टेलीविज़न पर या अन्य स्थानों पर देखते हैं, जहाँ पर कोई एक फूड है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट की कोई है या कोई ड्रिंक है, उसको एक एथलीट उसका यूज़ करके बताता है कि देखिए जिस तरीके से मैं फिट हूँ या मैं बलवान हूँ और अपने जो एथलेटिक्स के क्षेत्र में सफल हूँ, वह इसी ड्रिंक का या इसी फूड को यूज़ करने के कारण हूँ, जबकि ये सच्चाई नहीं होती है। यहाँ पर उस एथलीट के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उनको उसके साथ में जोड़कर और उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो जब इस तरह की युक्तियाँ आती हैं तो वो सदोष युक्तियाँ कहलाती हैं। शेष युक्तियों का विवरण हम आगे आने वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।